Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, the aspirants who are available in the class. I welcome everyone to the first class study session for CSS 22 as well as PMS. Um, I would be starting class in 1 or 2 minutes because I'm waiting so that maximum students can join. Those who are like waiting for the class to begin or those who are in the process of joining, they must join as soon as possible because it's going to be a very important class. It's the first class of Islamic studies, and it is a sort of a orientation class. It's We are going to set the rules. We are going to set basic course which we are going to follow in the upcoming classes. पहली क्लास जो है इसमें बड़ी बेसिक बातें हमने करनी है, ठीक है जी। और it's my third batch with this platform, and you can say which one, 10th batch overall for Islamic studies. और what I have observed is कि आखिरी क्लास तक जो है ना स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज कि जी इस्लामिक स्टडीज हमने उर्दू में रखनी है, इंग्लिश में रखनी है, इस्लामिक स्टडीज में आयात लिखनी है, ट्रांसलेशन लिखनी है, क्या लिखना है। So in this class we are going to talk about these basic things, ठीक है जी। So be very attentive. स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, सो हम 1 मिनट मजीद फिर हम जो है ना क्लास प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलें जी क्लास, you may turn on your videos because it's the first interaction with you people, अस्सलाम वालेकुम so I सर, might प्लीज ये वालेकुम अस्सलाम। रिपीट कर जी दें जी, ये जो आपने पढ़ा है। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी, मैं आपका ही वेट कर रहा था, ठीक है। आप जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था। मैंने सिर्फ बेसिक एक बात की है, वो भी मैं दोबारा उसको दोबारा उस बात पे आ जाएंगे। यू गाइस आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑन योर वीडियोस सो दैट आई कैन फॉर्मली स्टार्ट द क्लास, ठीक है जी। So far I can see a few people, Sumbul Minhas, Zahra Naseem, Ifra Ahmed, Sundus Fatima, Muzna Munsif, Mohammad Tosif, Amir Hamza, um, Seher Talha, सिबगा अनम, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं, सना शेख, अम, हिरा हलील, आप सबको जो है ना मैं वेलकम करता हूँ, जिनके नाम सरमद सलीम, शहरियार अल्ताफ, शवेज अहमद, ठीक है जी। सो प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि इस तरह मुझे भी जो है ना वो पता चलता है कि
मैं सिर्फ जो है ना लैपटॉप की स्क्रीन से बैठ के बातें नहीं जो है ना कर रहा. देयर आर एक्चुअली सम पीपल हु आर अवेलेबल एंड who are there to listen to what I have to say. अच्छा जी. तो मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ जी. माय नेम इज जैद नवीद and I belong to 48 Common Training Program, and my occupational group is Inland Revenue Service. It was my fourth preference, and I was able to secure my allocation in my very first attempt. Because it was my first attempt, and इसके अलावा I prepared. I graduated back in 2018. ठीक है, जुलाई 2018 में जो है मेरी ग्रेजुएशन हो रही है. एंड राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन जुलाई में ही मैंने तैयारी शुरू कर दी. एंड जुलाई से ऑनवर्ड्स आप अंदाजा कर लें जिस टाइम फ्रेम में भी आप लोग हैं. इफ यू आर एमिंग टू प्रिपेयर इफ यू आर एमिंग टू अपीयर इन CSS 2022, इसी टाइम फ्रेम में मैं था. ठीक है जी. जुलाई में मैंने जो ना वो 2 जुलाई से जी मेरा सेशन शुरू हुआ था, और मैंने इसी टाइम फ्रेम में तैयारी शुरू की. आप अभी अगस्त में हैं, मैंने जुलाई में तैयारी शुरू की, और ये जुलाई से ऑनवर्ड्स जुलाई 2018 में मैंने तैयारी शुरू की, और आगे फरवरी 2019 में 14 फरवरी को फर्स्ट एग्जाम था. ये बात करने का मकसद ये है कि ये कभी भी नहीं सोचना कि यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम. दिस इज द हाई टाइम. इस टाइम के बारे में मेरे जो ना टीचर थे इंटरनेशनल लॉ के, बड़े वो जबरदस्त थे. उन्होंने एक बात की थी जिससे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, और मैंने उसको जो है अपना वो बनाया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज एबल टू क्लियर इट. बात ये थी कि इस टाइम पे ना ये कहा जाता है कि देयर इज इनफ टाइम टू प्रिपेयर, बट देयर इज नो टाइम टू वेस्ट. अगर अभी भी आप ये बातें सोच रहे हैं ना कि मैं ये कर लूं, मैं ज्वाइन कर लूं, मैं नहीं ज्वाइन करूं, मैं तैयारी शुरू कर दूं, तो यू आर इन लॉस. डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, you are in loss. If you actually want to achieve something, if you actually want to be at a position, if you actually want to clear this prestigious exam, you have to be very clear. अभी तक आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि आपने क्या करना है, इस साल अटेम्प्ट देनी है नहीं देनी, ये सारी बातें जो है ना, ये इस पॉइंट पे आके आपकी क्लैरिटी, आपको इन चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है जी. तो अगर अभी भी इन्हीं चक्रों में आप रहेंगे कि मैं वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं, मैं वहां कर लूं, इट्स नॉट अबाउट द इंस्टीट्यूशन, इट्स अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स अबाउट द मेंटोरशिप. ठीक है जी. जहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, तो आपका मकसद पूरा हो जाता है. ठीक है जी. एंड कमिंग टूवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, देखिए ऑब्वियसली इट्स हार्ड वर्किंग, लेकिन चीजें इतनी बिखरी हुई हैं, चीजें इतनी अनऑर्गेनाइज इस तरह के एग्जाम्स में होती हैं, सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आप एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उस एक चीज को पढ़ते पढ़ते साथ वो 20 चीजें और ऐसी जो खुल जाती हैं जिनका आपको आइडिया ही नहीं होता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन. आज भी मुझसे कोई पूछता है ना कि CSS की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड व्हाट आई आंसर टू हिम इज द मेंटोरशिप. ठीक है जी. व्हाट आई आंसर टू हिम इज द राइट गाइडलाइन. मैं सिर्फ राइट गाइडलाइन नहीं कहूंगा, हार्ड वर्क इन द राइट, हार्ड वर्क अंडर द स्पाइसेस ऑफ यू कैन से अ राइट मेंटोर. ठीक है जी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी. अदरवाइज फिर ये होगा कि आप क्या करेंगे जी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. देयर इज अ सीनियर ऑफ माइन. आई एम academically, I am engineer. I graduated in mechatronics and control engineering from UET Lahore. ठीक है जी, back in 2018. तो मेरा एक सीनियर है जी, who gave 2 attempts, and मैंने जब अपनी जो है ना मेरी जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दी, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद मैंने विजिटेड हिम, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज सेकंड अटेम्प्ट. ठीक है. तो उसने मुझे अपने इंग्लिश ऐसे दे दिखाए,
इंग्लिश ऐसे दिखाया कि ये देखिए मैंने ये ऐसे भी लिख के रखा हुआ है, ऑल्दो ही वाज माय सीनियर, वो यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था, लेकिन उनकी पहली अटेम्प्ट जो है ना 2018 में थी और वो पास नहीं हो पाई। ठीक है, तो व्हेन आई लाइक मेरी उनसे मीटिंग हुई तो ही शोड मी हिज एसेस, ये ऐसे मैंने लिख के रखा है, मैंने ये ऐसे लिख के रखा है, मैंने जो है ना 10-12 लॉन्ग एसेस उन्होंने लिखे हैं। तो आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि जो है ना 10-12 लॉन्ग एसेस, पूरे 100 नंबर के एसेस लिख के आपने रखे हुए हैं, आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, दैट इज वेरी ह्यूज। Normally the students they do not practice this much amount of essays. Their focus is on outline. तो जब मैंने उनके एसेस खोल के देखे, आई वॉज वेरी शॉक्ड। तो मुझे उसी टाइम पता चल गया कि वेयर इज द मिस्टेक। दोज एसेस वर नॉट evaluated। एक ऐसे आपने लिखा, खुद ही उसको लिख के उसको जरा साइड पे रख दिया और आपने अगला ऐसे लिखना शुरू कर दिया, तो यू डू नॉट नो व्हाट आर योर मिस्टेक्स। एक ऐसे आपने लिखा, उसको एवेल्युएट करवाया, उस पर फीडबैक लिया, और जो गलतियां, जो फीडबैक आपको दिया गया, वो फिर आपने अगले ऐसे में इंप्लीमेंट किया। दैट इज द वे यू मूव फॉरवर्ड। ये तो फिर एक अंधाधुंध जो है ना, एक दीवार को जो है ना वो टकरे मारने वाली बात हो गई कि आप जो है ना एक जो है ना आप फीडबैक नहीं ले रहे, आप सिर्फ जो है ना एक जो है ना चीज आपको आती है और आप वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एंड डियर एस्पिरेंट, सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट इन सीएसएस। ठीक है जी। आई एम कमिंग टूवर्ड इस्लामिक स्टडीज नाउ, क्योंकि जी मेरा सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज है। तो व्हाट मेक्स मी एलिजिबल टू टीच इस्लामिक स्टडीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लामिक स्टडीज मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। व्हाई इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? मैंने उस टाइम ही जो है ना प्लान किया कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मेरा जो है जो गोल है वो पूरा हो गया, तो इस्लामिक स्टडीज इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसको मैं पढ़ाने में ना इंटरेस्टेड हूँ। वो क्यों जी? पहली चीज कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द बेसिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। हमें नाम के साथ नेम टैग है कि वी आर बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, वी आर द मुस्लिम्स, बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैडली, वी डू नॉट नो इस दीन की बेसिक्स क्या है, ये दीन जो है वो किन चीजों पे बेस करता है। ठीक है जी। आ, ये दीन हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि जी तौहीद ये है, रिसालत ये है, आखिरत ये है, एंड ऑल दैट। वो चीजें पुरानी चीजें थी, वो चीजें अब खत्म हो गई। अब वो आपसे ये नहीं पेपर में पूछेगा कि जी तौहीद क्या है। वी ऑल नो कि तौहीद इज टू बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड अलमाइटी, कि खुदा बारी ताला की वहदानियत में यकीन रखना तौहीद है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि रिसालत क्या है। वी ऑल नो कि अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनीनो इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजे, उस चीज पे यकीन रखना रिसालत है। ठीक है। वो अब पूछेगा क्या हमसे? वो पूछेगा कि भाई मुझे ये बताओ कि तौहीद तुम्हारी जिंदगी पे इन्फ्लुएंस किस तरह हो सकता है। हाउ तौहीद कैन इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोशल स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ। मतलब क्या है जी? कि अगर तो हमारे जो बिलीफ्स होते हैं वो तो सिर्फ लफ्जी बिलीफ्स होते हैं ना, कि अभी जब ये तौहीद पे आएंगे तो हम देखेंगे कि सिर्फ इस चीज पे यकीन रख लेना, कि जो जुबान से इस चीज का इकरार कर लेना कि जी खुदा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस चीज पे सिर्फ जुबानी कलामी मैंने इकरार कर लिया तो मैं मुसलमान नहीं बनता। प्रॉपर मुसलमान में किस तरह बनता हूँ वो देखेंगे भी हम जाके, सारा जब इन टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। तो उसने आपसे पूछना कैसे है कि तौहीद आपकी जिंदगी कैसे चेंज करता है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल एंड सोशल स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ। इनफरादी तौर पर अगर मेरा तौहीद में स्टॉन्च बिलीफ है तो मेरी जिंदगी कैसे चेंज हो सकती है। और सेम गोज फॉर द सोशल स्फीयर्स, जो मेरी माशरती जिंदगी है वो तौहीद के बिलीफ से किस तरह इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है जी। तो हम बेसिकली देखते हैं जी कि तौहीद में भी हमारा बिलीफ है, रिसालत में भी बिलीफ है, आखिरत में भी बिलीफ है। नमाज भी हम जो लोग वो होती तो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हम थोड़ा कर आके जो ना कोई वो जो टूटी फूटी नमाजें अदा कर ही लेते हैं, लेकिन स्टिल और लाइफ इज द सेम। स्टिल जो अंदर का खोखलापन, अंदर की हॉलोनेस है, इट इज वेरी मच द सेम।
ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल साइड है वो उस तरह जिस तरह सेटिस्फाई होने का हक था वो उस तरह सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट मेक्स दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ योर दीन। ठीक है जी। तो फिर जिसको डियर एस्पिरेंट्स, जिसको दीन की बेसिक्स, जिसको दीन की बुनियादों की समझ आ गई, फिर उसके लिए उसका जो है सीएसएस भी हो गया, फिर उसकी जो है जिंदगी, ये दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है, आखिरी जिंदगी जो है ना उखरी जिंदगी भी कामयाब। ठीक है जी। तो ये हमारा गोल है। पहली चीज कि अब हमें उस सब चीजों से निकलना है कि आप याद कर गए, आप तौहीद की डेफिनेशन याद कर गए, या आप रिसालत की डेफिनेशन याद कर गए, तो आपका पेपर पास हो गया। एक और एग्जांपल देके मैं इसको सब्सटैंशिएट करता हूँ जी। उसने आपसे ये नहीं पूछना कि जी औरतों के हकूक इस्लाम में क्या है। वी ऑल नो कि जो ना कुछ जो है ना हमें सारे ना भी जो है ना पता हो, कुछ ना कुछ हमें आइडिया होता ही है कि औरत ने सॉरी इस्लाम ने औरत को हक जिंदगी दिया है, द राइट टू लाइफ। इस्लाम ने औरत को राइट टू एजुकेशन, हक तालीम, तालीम का हक दिया है। इस्लाम ने औरत को राइट टू इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस, वो बाप की विरासत में वो बेटी को हक दिया है। इस्लाम ने औरत को राइट टू फ्री अर्निंग, कि नौकरी चाकरी का हक दिया है। It's the right, it's the right which has been provided by your religion। जब जो ना ये टॉपिक आएगा तब देखेंगे। इस्लाम ने औरत को राइट टू फ्री विल, के जो शादी के मामलात में फ्री विल के अपनी मर्जी का इख्तियार दिया है। ठीक है जी। और ये सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन अब हमसे वो ये नहीं पूछेगा सिर्फ कि औरत के हकूक क्या है, हमसे वो पूछेगा किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लाम, जैसे हमें 2019 में क्वेश्चन आया कि डिस्कस द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, कि जो हकूक निस्वा की तहरीकें चल रही हैं उनके साथ इसका लिंक बनाओ। ठीक है जी। तो जिसकी जो है वो जिस ये थी कि जो हकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं, अगर रियासत उन हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब होती, तो ये औरत मार्च जैसी या जो दूसरी वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की ज़रूरत ही ना होती। ठीक है जी। क्योंकि इस्लाम ने तो हक दे दिए। हक जो ना देने में जो ना वो नाकाम कौन हुआ? नाकाम हुआ ये मुआशरा। कि राइट, एक छोटी सी एग्जांपल है जी, कि राइट टू इनहेरिटेंस के वो विरासत में हक इस्लाम ने दिया हुआ है। मुआशरा कौन होता है ये चीज कहने वाला कि जो है ना वो बहनों को या बेटियों को आप विरासत में हक ना दें? चलो उसका हक 1% ही सही, जो है ना अगर बेटे के जो है ना 2 शेयर्स हैं, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे भी देयर इज लॉजिक। Islam is not based on equality. If you think Islam is based on the equality of both the uh, the the sexes, then you are wrong. Islam is not based on equality of male and female. Islam is based on the concept of equity। ठीक है जी। जहां पे कॉन्सेप्ट आता है जिम्मेदारियों का और हकूक का। ठीक है जी। तो ये सारी बातें जो ना हमने एक्सप्लोर करनी है। तो फिर हमने इस चीज के जो ना अपना जो थीसिस है कि जो ना इस्लाम के दिए हुए हकूक जो हैं वो अगर औरत को उस तरह दे दिए जाते, तो इन मूवमेंट्स की, इन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की जरूरत ही पेश ना आती। ठीक है। एक और एग्जांपल ले जी। क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा सियासी निजाम के बारे में। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया, ये पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस में आगे लेक्चर्स में ना मैंने स्लाइड्स में ऐड किए होंगे। क्वेश्चन आया कि जी इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम हम स्टडी करेंगे, इस्लाम का सियासी निजाम। हमें क्वेश्चन ये आया कि जी पाकिस्तान के सियासी निजाम में आप क्या जो है वो तब्दीलियां या क्या रिफॉर्म्स जो है वो रिकमेंड करते हैं इन द लाइट ऑफ इस्लाम, इन द लाइट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। सो दैट इज द वे। आप अगर इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी के बाद देखिए ना, तो थर्ड हाईएस्ट फेलियर रेशियो इन इस्लामिक स्टडीज। ठीक है जी। तो इसकी कुछ रीजंस हैं। दिस इज लाइक वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड एट द सेम टाइम ये बड़ी एक वो फनी सी बात भी है कि हम मुसलमान हैं,
हम जो है ना अपने इंटर मैट्रिक इन 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 और ग्रेजुएशन, सब ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आए हुए हैं ना इस एग्जाम की तैयारी के लिए। ग्रेजुएशन तक हम इस्लामियात जो है ना वो पढ़ते आते हैं, और आगे मुकाबले के इम्तिहान में आके आप इस्लामियात में जो है ना फेल हो गए हैं। ठीक है जी। सो देयर आर सम रीजंस। इस तरह से इन चीजों को देखना है कि रीजनेबल बात करनी है। इस्लाम इज द मोस्ट रैशनल दीन। हर चीज के पीछे रीजन है। ठीक है जी। उन रीजंस को एक्सप्लोर करना है। सिर्फ वो जो क्रैमिंग वाला अपना जो है ना रखेंगे ना, कि वो चीजें कुछ याद कर ली और ज़हन नशीन कर ली तो जाके वही पेपर में लिखा है तो पास हो जाएंगे, दैट टेक्निक इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। यू हैव टू लर्न द टेक्निक। देयर इज नो वन फॉर्मूला फिट ऑल। ठीक है जी। आपको हर पेपर में इसके ये मुकाबले के इम्तिहान सीएसएस या पीएमएस के आपके जो है ना वो 12 पेपर्स होते हैं। हर पेपर की एक डिफरेंट जो है टेक्निक है। हर पेपर अटेम्प्ट करने की, हर पेपर की तैयारी की एक डिफरेंट ट्रिक है। डियर एस्पिरेंट्स, जो वो कुल जो है ना ट्रिक सीख गया, ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये जो है ना गारंटी है। ठीक है जी। ट्रिक्स हर पेपर को अटेम्प्ट करने की, जैसे इस्लामियात की जो है ना ट्रिक क्या है? इस्लामियात की ट्रिक है, यू फोकस ऑन रेफरेंसेस। आप हवाला जात याद करते हैं। ठीक है। हवाला जात आपको मैं इनफ रेफरेंसेस जो है ना वो अपनी इस कोर्स में दूंगा, और ना सिर्फ रेफरेंसेस दूंगा बल्कि उन रेफरेंसेस को समझाऊंगा भी। और माई आई हैव लाइक, मैंने इस चीज की बड़ी कोशिश की है कि रेफरेंसेस में कम से कम अरबिक रेफरेंसेस में आपको दूं। ठीक है। कि एक रेफरेंस, अगर सूरह बकरा की वर्स नंबर 30 है जी, व इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, तो ये रेफरेंस अगर मैंने आपको दिया है तो मेरी कोशिश होगी यार ये रेफरेंस जो है 4-5 जगहों पे यूज हो जाए। ठीक है, कि ताकि आपका फायदा हो जाए, आपको बहुत ज्यादा रेफरेंसेस ना याद करने पड़े। एंड कमिंग टूवर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस, इतने अहम है ये हवाला जात कि अब हवाला जात जो ना इस्लामियात में 3-4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपने कुरानी आयात आप लिख सकते हैं। दूसरा आपने अहादीस लिखनी है। तीसरा आप जो रिकमेंडेड किताबें हैं ना आपकी एफपीएससी की, उनकी एक्सट्रैक्शंस आप लिख सकते हैं। चौथा, जो कि वेल नाउन इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, आप उनकी कोई सेइंग, उनकी कुछ सेइंग है वो लिख सकते हैं। तो ये 4 तरह के हवालाजात होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है जी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कुरानी आयात को। आई वॉज एबल टू सिक्योर 73 मार्क्स इन माई इस्लामिक स्टडीज एग्जाम इन सीएसएस 2019। तो ट्रस्ट मी कि आई न्यू द ट्रिक। मैंने पहले दिन से ही ये अपनी जो है अप्रोच नहीं रखी कि यार मैंने हवालाजात याद नहीं करने या मुझे याद नहीं हो सकते, या मैं उनकी ट्रांसलेशन जो है ना सिर्फ लिख लूं। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स वीक हैं, जिनको लगता है कि हम अगर रेफरेंस अरेबिक में लिख कर आएंगे तो गलत ही लिख कर आएंगे, इतना अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको, तो फिर चले उनको ये एग्जाम्पशन दी जा सकती है कि वो जो है ना सिर्फ ट्रांसलेशन जर्नल के लिए लिखें, लेकिन स्टिल इट इज एट अ कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट? द कॉस्ट इज द मार्क्स। अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नाउ आई हैव अ कोलीग इन माय बैच, शी हैड द सिमिलर प्रॉब्लम। तो उनके फिर मार्क्स भी नहीं उस तरह से आए। उन्होंने अपने पेपर में जो ना ट्रांसलेशन की जो ना वो भरमार की हुई थी। ठीक है। लेकिन उनके मार्क्स से जी जो ना आई थिंक शी हैड 58 और 59, जो कि दे आर लाइक, जो कि अच्छे नंबर है। ठीक है। तो मेरा गोल है कि हम अच्छे की नहीं बहुत अच्छे की जो है तैयारी हम जो है ना करें। ठीक है। क्योंकि इस कोर्स को जो है वो डिजाइन करने में मेरी एफर्ट बहुत ज्यादा है। आपको हवाला जात भी स्लाइड्स के अंदर ही मिल जाएंगे, वही रेफरेंसेस आपने याद करने हैं, हवाला जात मैं समझा भी दूंगा, एंड दे वुड बी ओवरलैपिंग। ठीक है। कुरानी आयात सबसे ज्यादा, उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हमने करना है। फिर अहादीस, रिकमेंडेड किताबें। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिकमेंडेड किताबों की तरफ मैं आता हूँ, वो भी बाद में मैं आता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, उसके लिए हमने मटेरियल कौन कौन सा यूज करना है। ठीक है जी, वो उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अच्छा जी। तो ये सारी जरा जनरल जनरल बातें हो गई जी कि इस्लामिक स्टडीज में क्यों स्टूडेंट्स इतने फेल होते हैं, और क्या इसका जो ना तरीकेकार है। अब हम चलते हैं कि जी
इस्लामिक स्टडीज को हमने जो ना एक कोर्स का छोटा सा हम ग्लिम्स देखते हैं, एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू दे वुड हैव सीन द कोर्स ऑलरेडी। तो जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है जी, कोर्स देखने के बाद हम एक दो तीन हमारी और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। पहली बात कि इस्लामियात उर्दू में रखनी है कि इंग्लिश में। ठीक है जी, यकीन जाने की ये बात आज इसके बारे में श्योरिटी ले लें। आपको जो मैं बता दूंगा कि जो है किस में रखनी चाहिए, एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही चाहिए होती है ना, तो वो मैं आपको जो है अभी जाना बता देता हूँ। और ट्रस्ट मी कि ये चीज जो है ना, जब तक आप इसी जो है ना वो झंझट से नहीं निकलेंगे ना कि उर्दू में रखनी है इंग्लिश में रखनी है, तो आपकी तैयारी भी शुरू नहीं होगी। कौन सी किताब लेंगे, कहाँ से रीडिंग शुरू करेंगे, क्या जो है ना वो क्या तैयार करना शुरू करेंगे, उर्दू में तैयार करेंगे, इंग्लिश में तैयार करेंगे। सो इट्स माय रिकमेंडेशन कि आज इस झंझट से बाहर निकल आना है आप लोगों को। अगली क्लास में आए तो बी विद क्लियर माइंड कि यार अच्छा मैंने फैसला कर लिया मैंने उर्दू में ही रखनी है, या मैंने फैसला कर लिया कि मैंने इंग्लिश में ही रखनी है। ठीक है जी। सो अगर नहीं करेंगे तो अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैंने एंड तक भी स्टूडेंट्स को देखा है। एक दफा ऐसे ही हुआ कि आखिरी क्लास में जो है ना स्टूडेंट मुझसे पूछा था कि सर जो है ना वो उर्दू में रखूं या इंग्लिश में रखूं। ठीक है, तो फिर मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम अगर इस तरह ना करेंगे। जिंदगी में आपको कुछ पॉइंट्स पे जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलें सिलेबस को हम देखते हैं। सबसे पहला जी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। नाउ दिस इज वेरी इजी। दिस इज व्हाट आई से द बेसिक्स ऑफ इस्लाम। ठीक है जी। ये चीजें वो हैं जी जो हमने पहले की होती हैं। mostly we have the idea about what is Islam, what is importance of Deen in Islam, what is difference between Deen and religion, distinctive aspects of Islam, Islamic beliefs. ये देखें syllabus देखें, Islamic beliefs and their impacts on individual society. ठीक है जी, and the fundamentals of Islam. ये आई थिंक थोड़ा सा ना मिसप्रिंटिंग होगी, यहाँ पे नहीं आएगा। आगे आता है जी इस्लामिक वर्शिप्स कि इस्लामी इबादत के भी अब आपने वही इस तरह से जो है ना इम्पैक्ट्स देखने हैं कि उनके रूहानी इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, उनके अखलाकी इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, उनके माशरती इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। बात इम्पैक्ट्स की जो ना करेगा। ठीक है जी, अगर नमाज लेगा तो नमाज से पूछेगा कि नमाज के अपनी माशरती जिंदगी पे इम्पैक्ट्स बताओ। नमाज 5 दफा फर्ज की गई, कोई उसके मतलब पीछे कोई रीजन होगी ना, कोई उसके इम्पैक्ट्स, कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन सोसाइटी होंगे ना। ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरा आता है जी स्टडी ऑफ सीरा ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना का हमने मुतालिया करना है एज अ रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल, as a role model for diplomat, as a role model for educator, military strategist and peacemaker. This is very important topic। और बसा औकात इस टॉपिक में से एक सवाल वो देता ही देता है। ठीक है जी, बड़ा कुछ शाजिर और नाजिर चांस होता है कि आपका इस्लामियात का पेपर आप अटेम्प्ट करें और उसमें सीरा में से कोई सवाल ना आया हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर इट वेल। आगे बढ़ते हैं जी। ह्यूमन राइट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, ह्यूमन राइट्स। इस्लाम में इंसानी हकूक क्या क्या हैं, ये टॉपिक अगर जब हम वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो हमें समझ आएगी कि हम किस किस तरह जिंदगी में दूसरे लोगों के हकूक को ना वो पामाल करते हैं। ठीक है जी। आई ऑलवेज से कि टेक दिस कोर्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। कभी ना कभी जिंदगी में इंसान को जो है ना वो जो है ना रोशनी चाहिए होती है। ठीक है जी, अपनी अपने जो है ना वेज चेंज करने पड़ते हैं। दैट्स हाउ वी ग्रो, दैट्स हाउ वी लर्न। ठीक है जी। इतना ही तो खूबसूरत दीन है कि जिसमें ये तक कहा गया है कि अगर आप अपने किसी दोस्त, किसी साथी, किसी रिश्तेदार के बारे में नेगेटिव गुमान रखते हैं ना, तो वो भी गुनाह कबीरा है इस दीन में। मतलब क्या है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी पॉजिटिव दीन। मॉडर्न साइकोलॉजी आपको क्या कहती है? मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स विल डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। कि अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है अगर आपके जेन में आती ही सिर्फ जो है ना वो नेगेटिव और मनफी किस्म की बातें हैं,
ठीक है, तो आपकी जिंदगी कभी जो है ना बेहतर नहीं हो सकती, आपकी जिंदगी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर आपने बैठ के लोगों के बारे में यही बातें सोचनी है कि उसने मेरे बारे में ये किया या उसने वो कहा या उसने जो ना ये ना गलत बात मेरे बारे में की होगी, नेगेटिव गुमान भी लगाने हैं, तो आप कभी भी ना उस बंदे से जो ना वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते। ये एक साइकोलॉजिकली इसको बोलने, इसको फिलोसॉफिकली बोलने, इसको रिलीजियसली बोले, एक प्रूव चीज है। खुदा कहता है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान के मुताबिक जो है ना वो मिलूंगा। ऐ इब्ने आदम, तू मुझे अपने गुमान के मुताबिक पाएगा। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि खुदा से नेगेटिव गुमान नहीं रहना रखो। तो ये क्या है, ये सब आपको इसमें से जो ना वो बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि जो चीजें आज हम किताबों में जो ना साइकोलॉजी की किताबों में और मॉडर्न सेल्फ हेल्प बुक्स में ढूंढते हैं ना, वो हमारे दीन ने ऑलरेडी आज से 1400 साल पहले हमें दे दी हुई है। जो ज़ाब्ता अहलाक आज हम ढूंढते हैं ना कि जो डिप्रेशन का शिकार हो, जो डिप्रेशन की जो वो जो रेमेडीज हम ढूंढते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो उसकी रेमेडीज ढूंढते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है ना वो जनरली जिंदगी में जो है ना एंजाइटी हो रही हो उसकी जो है ना वो हम जो है वो रेमेडीज ढूंढते हैं। इस सब की रेमेडीज जो है ना दीन में ऑलरेडी अवेलेबल है। द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट एक्सप्लोर दैट, वी डू नॉट सी दैट। ठीक है जी, तो इसीलिए कहा गया है कि इंसान को अब जो दीन होता है ना, दीन का जो है जो तरीका होता है, दैट इज जजा और सजा। ठीक है जी, अच्छा काम करने पे जो है ना आपको जो है ना वो जो है जजा मिलती है, और बुरा काम करने पे आपको सजा मिलती है। दीन चीजें जो है ना करवाता है इस तरीके से, जजा और सजा के तरीके से। ठीक है जी, सो इसीलिए कहा गया है कि अगर तुमने किसी दोस्त साथी के बारे में, किसी दूसरे मुसलमान के बारे में गलत गुमानी रखी, तो तुम गुनाह कबीरा जो है ना कमिट कर रहे हो। ठीक है जी, तो जब ह्यूमन राइट्स पे हम आएंगे ना, तो ये हमें जो ना पता चलेगा कि हम कहने को मुसलमान है, लेकिन हमने अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी जो है ना जहन्नुम जैसी जो ना की होती है। ठीक है जी, तो हमें पता चलेगा कि जो ना किस तरह हम अपने करीब होने वाले लोगों के हकूक की इस्तेहसाली करते हैं, क्या क्या उनके हकूक है और किस किस तरह हम उनके हकूक को पमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर आज की दुनिया के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम सबको सीखने की जरूरत है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। कि इस्लाम ने औरत को क्या दर्जा दिया है। कि आज आप लोगों ने जो ना, हम लोगों ने एज अ कलेक्टिव सोसाइटी औरत का जो मकाम था उसको भूल गए। ठीक है, औरत खुद अपने मकाम को भूल गई कि हमें इस्लाम में जो ना मुकाम दिया क्या गया। ठीक है जी, तो उस मुकाम को हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। हमने एक आयत तो जो ना वो देख ली कुरान में कि जी वो सूरह निसा की एक आयत है ना कि मर्दों को औरतों पे एक दर्जा फौकियत हासिल है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसकी अगली बात क्या है, उसकी पिछली बात क्या है, उस आयत की जो ना वो तफसीर क्या है, उस आयत के अंदर सबक क्या मिलता है। हमने कुरान से ये चीज तो निकाल ली कि मर्दों को औरतों पर निगरान मुकर्रर किया गया है, लेकिन हमने उसकी अगली पिछली बातें नहीं निकाली। ये जो दो आयात जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ना, जो ना वो ट्रस्ट मी, इनको मैंने इतना जो ना गलत यूज होते हुए देखा है। स्पेशली व्हेन ये औरत मार्च वाले जो ये जो मूवमेंट थी, ये जो ना वो जो ना वो चल रही थी, उस दौर में सोशल मीडिया पे मैंने इन आयात को बहुत गलत यूज होते देखा है। हम क्या करते हैं कि जी हमने एक आयत देखी, उसकी जो तहकीक नहीं जो ना वो करते कि उसकी अगली पिछली बात क्या हो रही है। ठीक है जी, तो ऐसे ही बस उसको जो ना शेयर जो ना कर दिया और उस पर अपनी ओपिनियन कायम कर दी। कभी इतनी हमें जहमत नहीं होती कि हम कुरान या जो ना तफसीर खोल के देखें कि एक्चुअली वहां बात हो क्या रही है, वो किस बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, अगर कहा जा रहा है कि मर्द औरतों पे निगरान है, निगरान का जो ना वो वहां पे वर्ड भी यूज नहीं हो रहा, वो जो ना वहां पे वर्ड यूज हो रहा है मर्द औरतों पर कवाम है। ठीक है जी, अब वो कवाम होना और निगरान होना, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। वो अरबिक जो वर्ड है दैट इज कवाम, अर्रिजाली कव्वामूना अलन निसाई। अब जब हम ये स्टेटस ऑफ वुमेन का टॉपिक देखेंगे, उसमें हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय कव्वाम, कव्वाम का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, अरबिक से हमने जो है ना वो ट्रांसलेशन की ना, जो है ना उसको इंग्लिश में या उर्दू में, तो जब उर्दू में आया तो वो जो है ना वर्ड जो है ना कव्वाम से निगरान में जो है ना कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी,
ऑल्दो थोड़े मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअल जो वर्ड है उसको जो ना गौर करना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके पीछे हमने ज्यादा रीजन नहीं देखा कि क्यों मर्दों को औरतों पे कवाम जो ना वो बनाया गया। हमने तो सिर्फ अपनी आई ऑलवेज से कि जहां पे हमारी सोसाइटी में किसी चीज की सेंस नहीं ना जो ना वो जो ना बन रही होती, वहां पे जाना वो सेंस बनाने के लिए वी ड्रैग इस्लाम, एंड दैट्स हाउ वी डिस्टॉर्ट द वेरी ब्यूटीफुल दीन, दैट्स लाइक हाउ वी मिस यूज इट। ठीक है। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें हमने सीखनी है। हमने ये चीज सीखनी है कि अगर मर्द का एक मुकाम ज्यादा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है जी। तो अगला है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस सारे को मैं जो है वो येलो में बल्कि किसी और कलर में हाईलाइट करता हूं, क्योंकि ये हमने सेपरेटली तैयार नहीं करना, ये सारा हमारा ऑलरेडी तैयार हुआ होगा। और अब एक और बात मैं यहाँ जो ना करता चाहूँ कि सिलेबस की जरा टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। सिलेबस हम सारे टॉपिक्स जो ना वो ना करेंगे। नॉर्मली सारे टॉपिक्स नहीं जो ना किए जाते, टॉपिक्स छुड़वा दिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, आई विल अगेन कम टूवर्ड दिस कोर्स आउटलाइन, और यू विल सी कि जो ना सारे तकरीबन हमने सारे टॉपिक्स किए हुए हैं। ठीक है जी। ये वाला जो भी हमारा जो है ना, इसको भी हमने सेपरेटली नहीं करना, ये भी हमारा ओवरलैपिंग टॉपिक है और कवर हो जाएगा। ठीक है जी। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ यहाँ पे आते हैं जी। इसमें सारा कुछ करना है, इस्लाम का सोशल सिस्टम देखना है, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इजमा एंड इज्तिहाद एंड देयर प्रोसीजर्स। ठीक है जी। उसके बाद ये इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी हमने काफी डिटेल में इसको देखेंगे कि मुस्लिम उम्मा के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अ ब्रीफ ग्लिम्स ऑफ द सिलेबस। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो बीच में कोई, तो यू कैन रेज योर हैंड्स। ठीक है, you can raise your hands and then I will give you the opportunity to ask the question. ठीक है जी। अच्छा जी। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू कोर्स। आगे बढ़ते हैं जी। इंट्रोडक्शन टू आवर स्केड्यूल, वो साथ साथ शेयर होता जाता है, वो कोई प्रॉपर स्केड्यूल जो ना बनाया नहीं होता कि इतना होता है, वो जब क्लास होनी होती है तो उससे एक दो दिन पहले अनाउंस कर दी जाती है। अच्छा जी। Now what is going to be our plan now, how we are going to proceed with this course? They are going to be comprehensive class with focus on concepts. I have told कि अभी देखिए, अभी ना कोई भी सब्जेक्ट आप ले लेना, अगर चीजें समझे बिना आप जो है ना लिखने बैठेंगे ना तो काम खराब होगा। एक चीज का कॉन्सेप्ट, एक जो ना खाका अपने जहन में तैयार कर लें, एक स्केच अपने माइंड में रखें, और उसको ही फिर आप जो ना अपने वर्ड्स में जो ना वो जो है ना एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। सो यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। कॉन्सेप्ट की तरफ मैं जैसे आऊं कि आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कि आपके पास कोई 7-8 पॉइंट्स होने चाहिए कि इम्पैक्ट्स ऑफ इस्लाम, एग्जांपल दे रहा हूं, इम्पैक्ट्स ऑफ चले हज कर लें, इम्पैक्ट्स ऑफ हज ऑन इंडिविजुअल लाइफ एंड इम्पैक्ट्स ऑफ हज ऑन सोशल लाइफ। अब उन 5-6-7-8 पॉइंट्स को आपने जो ना सिर्फ एक्सप्लेन जो ना करते जाना है, एंड योर वर्क विल बी डन। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। एंड उर्वा, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देन रीडिंग असाइनमेंट्स, आई विल गिव यू रीडिंग असाइनमेंट्स। रीडिंग असाइनमेंट्स का मतलब अब क्या है कि एक टॉपिक हमने तैयार किया है ना, लाइक फॉर एग्जांपल तौहीद हमने तैयार किया है। अब तौहीद के ना मैं रिकमेंडेड किताबें 4-5 आपको दे दूंगा, आई विल शेयर इन द ग्रुप। करना क्या है जी, अब रिकमेंडेड किताबें आप जो कोई भी सिलेबस खोल के देखें ना एफपीएससी का, वहां पे 30 से 40 के दरमियान रिकमेंडेड किताबें दी होती है। अब ये तो इंसान सोचे कि जो ना वो एक इम्पॉसिबिलिटी है ना कि 30 से 40 किताबें आप एक सब्जेक्ट की जो ना वो पढ़ने बैठ जाए। उन 30 से 40 किताबों में से चुनना, आपके पास 4 से 5 किताबें जो ना वो चुन भी लें ना गाइडलाइन ले लेके, तो वो भी नामुमकिन ही काम है कि आप जो है ना 5 4 5 किताबें एक सब्जेक्ट की आप जो है ना वो रीड कर लें। हम जैसे लोग जिनको जो है ना बुक्स रीड करने की वैसे बड़ी कोई आदत भी नहीं होती, थीसिस से पहले जो है ना वो मुझे खुद भी कोई किताबें पढ़ने की आदत नहीं होती थी। ठीक है। थीसिस के बाद जो है ना काफी हद तक किताबें पढ़ने की आदत जो है डेवलप हो चुकी है। ठीक है जी। सो द थिंग इज कि 4 5 6 शायद मेरा हेल्थ रिकमेंड किताबें मैंने डाउनलोड की हुई हैं, जो कि काफी रिसर्च के बाद मैंने की हैं, जिनका जो ना कंटेंट इजी है और जो किताबें बड़ी लेंथी नहीं है। ठीक है जी।
तो करना हमने क्या है, हमने उन सारी किताबों को भी पूरा पूरा रीड नहीं करना। तो ही अगर चैप्टर स्टडी किया है तो आई विल गिव यू द रेलेवेंट चैप्टर्स। कहूंगा कि जी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम किताब है, उसका ये चैप्टर रीड कर लें। मौदूदी साहब की किताब है, उसका चैप्टर नंबर ये है, ये रीड कर लें। इलामा इकबाल की कोई किताब है, उसका ये चैप्टर रीड कर लें। सारे चैप्टर तौहीद से जो है ना वो रेलेवेंट है। ठीक है जी। सो ये क्लासेस के साथ साथ मैं आपको देता जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना जो है ना असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, जिनको यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा हुआ है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाएंगे, उसका फीडबैक लेंगे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोकस ऑन रेफरेंसेस। ये बात मैं पहले आपको जो है ना बता चुका हूँ कि रेफरेंसेस पे हमने फोकस रखना है। और रेफरेंसेस, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करती है कि जो है ना 10-12 रेफरेंस जो है ना याद कर लेते हैं सिर्फ, और उनकी कोशिश होती है कि जो है ना एग्जाम में ना किसी तरह इनको हमने एडजस्ट करके आना है। एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने इनको जो है ना वो जो है ना घुसा के कहीं इनको एडजस्ट वहां करके आना है, तो वो काम खराब होता है। ठीक है जी। ये समटाइम्स जो ना रेफरेंस देकर आते हैं, उसका हवाला जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं होता, गलत रेफरेंस जो है ना दे आते हैं। ठीक है, तो इररेलेवेंट रेफरेंस नहीं देना, गलत हवाला नहीं देना। तो हमारा फोकस होगा रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस के लिए आई एश्योर यू कि आपने किसी किताब वगैरह से रेफरेंसेस नहीं यूज करने। ठीक है, वो अक्सर औकात जो है ना गलत भी निकल आते हैं। जितने रेफरेंसेस आपको स्लाइड्स में जो दे दूंगा ना, दे आर इनफ, उतने ही तैयार जो ना कर लें तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। एमसीक्यूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस्लामियात में एमसीक्यूज अगर आपने तैयारी की हो ना, कोई थोड़ी ज़रा मेहनत की हो एमसीक्यूज के ऊपर, इट्स वेरी इजी टू सिक्योर एटलीस्ट 18 आउट ऑफ 20। 18 नंबर तो वहीं से आपके जो सॉलिड हो जाते हैं अगर एमसीक्यूज की तैयारी की हो। तो एमसीक्यूज की तैयारी भी रखनी है। जो हमारे दोनों टेस्ट वगैरह होंगे, अभी रिसेंट बैच का जो ना एक मॉक हुआ है, तो उसमें मैं एमसीक्यूज भी दूंगा आपको। ठीक है। एंड टू माय एस्टोनिशमेंट जो ना वो 10 एमसीक्यूज मैंने भी दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स के जो ना 10 के 10 भी ठीक हुए हैं। ठीक है। सो डू प्रिपेयर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के सोर्सेज पे अभी मैं आता हूँ जब सोर्सेज के सेक्शन में जाऊंगा। ठीक है जी। ये जो है ना वो छोटे बच्चों वाली जो है ना वो बातें हैं, लिहाजा इनके ऊपर मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। यू आर ऑल वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। कोई छोटे जाहिर है वो जो है ना वो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स तो नहीं है ना, जिनको समझाना हो कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने काम करना है और ये वो ऑल दैट। ठीक है, इसके ऊपर मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। वी आर ऑल mature people and we are all mature here, mature enough to understand what are our stakes। ठीक है जी, कि हमारा अगर हम ये एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमारे स्टेक्स क्या क्या हैं। कि अगर हम तैयारी नहीं जाना करेंगे तो ऑब्वियसली जो ना वी ऑल नो कि जो ना फेल हो जाओगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। हाउ टू मेक नोट्स। अब ये एक बड़ा अहम जो ना सवाल है। अब ये नोट्स में जाने से पहले ना मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि इस्लामियात इंग्लिश में रखनी चाहिए कि उर्दू में। जी उर्वा, आपका सवाल था कोई? You may unmute yourself and ask the question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो नोट्स से ही रिलेटेड था, बिकॉज इस्लामियात का जो है वो एज यू एक्सप्लेन के सिंपल क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। सो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि ये जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं दे सीम वेरी नॉर्मल एंड दे सीम लाइक हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, बट हम लोग जो हम लोग की नोट्स की मेकिंग होगी वो हम लोगों की टेक्निकल और जो है वो अच्छी कैसे हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने पढ़ा हुआ है इन सबको। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने नहीं भी किए किए होंगे या शायद किए भी हों अगर आपका इस्लामिक स्टडीज का कोई बैकग्राउंड है, कोई डिग्री है। इजमा इज्तिहाद हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ये वो। नोट्स मेकिंग पे अभी मैं आता हूँ। ठीक है, नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स मेकिंग आपके कंटेंट पे है। अभी वो थोड़ा ना प्री मेच्योर जो है ना वो क्वेश्चन है, वो अगर आपके इसके अलावा भी जो ना क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। मैं इस बात पे इस हेड को भी एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ टू मेक द नोट्स। ठीक है जी। उससे पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं कि विच लैंग्वेज यू हैव टू ऑप्ट। ठीक है जी। और अगर कोई इसके अलावा आपका सवाल है या इसके अलावा अगर किसी और का कोई जो ना क्वेश्चन है तो अपनी कंफ्यूजन खत्म जो ना करें। ठीक है जी। अभी नोट्स नो मेकिंग थैंक यू पे सर। और जी प्लीज रेज योर हैंड और फिर रीना। क्वेश्चन।
जी मारिया। सर मुझे जी ये मारिया पूछना था, पूछिए। आपने कहा था कि उर्दू या इंग्लिश का पहले ही डिसाइड करके आए नेक्स्ट क्लास में, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि इंग्लिश में रखनी चाहिए या उर्दू में? मैं बेटा उसी पे भी आ रहा हूँ, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, उसकी भी बात में स्टार्ट जो है ना वो करता हूँ, उसकी बात अभी मैंने स्टार्ट नहीं की। ठीक है, तो चलें जी। उसकी बात ऐसे करते हैं, स्टार्ट चलेंगे ना, करते हैं जी। इन विच लैंग्वेज यू हैव टू ऑप्ट द इस्लामिक स्टडीज? दो चॉइसेस हैं आपके पास कि उर्दू में रखें या इंग्लिश में रखें। पहली बात कि अपने जहन से ये चीज निकाल दें कि जी इंग्लिश में ज्यादा नंबर आते हैं या उर्दू में ज्यादा नंबर आते हैं। इट्स अ टोटली रॉन्ग थिंग। नंबर दोनों में जिसमें मेहनत करोगे उसमें ज्यादा आएंगे, बट आई रिकमेंड कि आप इंग्लिश में रखें। इंग्लिश में क्यों रखें कि देर आर लॉट ऑफ रीजन फॉर इट। पहला रीजन कि बाकी 11 पेपर आपके अंग्रेजी में हैं। वो पंजाबी को निकाल के, अगर आप वो जो ना पंजाबी रखते हैं, पंजाबी को निकाल के आपके बाकी जो है ना वो 10 पेपर कर लें, वो जो है ना अंग्रेजी में है। और पंजाबी भी अगर आप कहते हैं कि वो उर्दू में है तो वो उर्दू में नहीं है। ठीक है, पंजाबी का बिल्कुल जो है ना वो जो है ना वो पेपर अटेम्प्ट करने का वो पैटर्न ही डिफरेंट है। उसमें आपने 4 सवाल अटेम्प्ट नहीं करने होते, उसमें आपने 5 सवाल जो अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 नंबर के सवाल होते भी नहीं है। ठीक है जी। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि इंग्लिश में रखें। क्यों रखें कि पहली बात कि आप पेपर अटेम्प्ट करने का फॉर्मूला एक सीख लेंगे ना, कि आपने इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में ये चीजें होनी है, कंक्लूजन ये लिखना है, कंक्लूजन में ये चीजें होनी है। जब बाकी 11 पेपर आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट करने हैं तो ट्रस्ट मी, एक पेपर जो ना वो सेपरेटली उर्दू में अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो उसमें जो ना वो टाइम मैनेजमेंट का मसला होगा, उसमें एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, उसमें लिखने में जो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात ये कि आपने तैयारी के दौरान रीडिंग्स करनी है। रीडिंग इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग एक आदत है। रीडिंग एक आदत जो है ना वो डेवलप की जाती है, एक आदत बनाई जाती है। आदत बनाई किस तरह जाती है? वो कंसेक्यूटिवली रीड कर करके, चीजें रीड कर करके। तो अगर आप इस्लामियात इंग्लिश में रखते हैं और किताबें इंग्लिश में रीड करेंगे तो वो आपको रीडिंग में भी एज देगा। अगर रीडिंग आपको करनी आ गई तो वो वही फॉर्मूला, उसी पैटर्न पे आप कोई भी किताब रीड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, एक्सप्रेशन। मैंने एक्सप्रेशन की एक बात की कि बाज औकात, अब देखिए जी ऐसा होता है कि आपकी ना इंग्लिश की प्रैक्टिस कर करके, अब इंग्लिश ऐसे, अब आपने इंग्लिश में जो ना वो प्रैक्टिस करना है ना, इट्स वेरी ऑब्वियस। आपने एक वो जो करंट अफेयर्स के सवाल करने हैं वो इंग्लिश में जाना प्रैक्टिस करने हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के इंग्लिश में करने हैं। आपने यूएस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट रख रहे हैं उसके सवाल आपने इंग्लिश में प्रैक्टिस करने हैं। तो इंग्लिश में लिख लिख के ना आपकी इंग्लिश लिखने की एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, फिर वही एक्सप्रेशन आप इस्लामियात में भी उस तरह की एक्सप्रेशन यूज करें तो वहां पर भी आपकी एक्सप्रेशन फिर बेहतर होती है, आपका जो है ना वो कंटेंट बेहतर हो जाता है। ठीक है जी। पांचवी बात, वोकेबुलरी। कुछ टर्म्स, कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो कि आप इस्लामियात की रीडिंग के दौरान सीखेंगे। ठीक है, वोकेबुलरी की एक कॉपी जो है ना वो बना लें। इस्लामियात की रीडिंग के दौरान जो वर्ड्स आपको मिलते जाएं वो वहां से निकाल के वहां पे जो है ना लिखते जाएं। ठीक है जी, वोकेबुलरी की बुक में लिखते जाएं। छठवीं बात, समटाइम्स इंग्लिश ऐसे जो होता है वो इस्लाम से रिलेटेड आ जाता है, जिस तरह ये 2021 में भी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए उनमें आया था। डू नॉट वेस्ट वाटर इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम। तो जब इस तरह का जो ना कोई इस्लामियात से रिलेटेड या इस्लामोफोबिया पे भी ऐसे आ जाता होता है। एक दफा ऐसे आया था जी, पोइट्री इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड कुरान करीम इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक दफा आया था जी, इस्लाम में जो ना ह्यूमन राइट्स पर भी आया था। अगर ऐसे इस तरह का आ जाए, इस्लामियात आपने तैयार की हो जो है ना उर्दू में, तो क्या वहां पे बैठ के जो ना वो रेफरेंसेस और आयात के हवाले जो है वो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जो ना वो जो है ना बैठेंगे? ऐसे में हेल्प हो जाएगी अगर कोई इस तरह का ऐसे आ जाए। तो वो सातवीं बात, इस्लामियात अब अगर आप इंग्लिश में रखते हैं ना, इस्लामियात ओवरलैप करती है पॉलिटिकल साइंस के साथ। ठीक है जी, इस्लामियात आपकी उसके अलावा कहाँ की जो है ना किसके साथ ओवरलैप करती है? जी हाँ, उसका जो है ना जो मेजर चंक है ना वो पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप करता है।
पॉलिटिकल साइंस अगर आप रखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में ना आप पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो है ना वो स्टडी करेंगे। सेक्शन ए में आप मुस्लिम फिलोसोफर स्टडी करेंगे और सारे के सारे मुस्लिम फिलोसोफर्स जो है ना उनकी आप रेफरेंसेस, उनकी आप सेइंग्स इस्लामियात में कोट कर सकते हैं कि इब्ने खल्दून ने इस चीज के बारे में ये कहा है, अल फराबी का इस चीज के बारे में ये जो है ना वो सेइंग है। ठीक है, तो वो अगर आपने इंग्लिश में रखी होगी तो ही जाहिर है यूज ना करेंगे ना, वो पॉलिटिकल साइंस तो जो है ना वो उर्दू में नहीं आप रख सकते। ठीक है, इस तरह ही जो है ना आपने इस्लामियात अगर इंग्लिश में रखी हो तो जब पॉलिटिकल साइंस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ आती है कि कितने कॉन्सेप्ट तो आपके जो है ना इस्लामियात में जो है तैयार हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, ये सारे आपके इस्लामियात में तैयार हो गए हैं। तो अगर इंग्लिश में यहाँ तैयार कर लेंगे तो वहां जाके तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सो दीज आर the arguments on the basis of which I recommend to go for English. अब इसमें बहुत स्टूडेंट्स वो होते हैं जी जो कहते हैं कि अगर हमने इंग्लिश में रख ली तो शायद हम प्रॉपर उसको एक्सप्रेस ना कर पाए, शायद हम प्रॉपर लिख ना पाए। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस पे मेरा जो है ना आपको जो है ना वो बात करने का बात ये कहूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो लिखना ही है ना, करंट अफेयर्स में भी तो अंग्रेजी में ही लिख के आना है ना, पॉलिटिकल साइंस में भी तो अंग्रेजी में ही लिख के आना है, ऐसे अंग्रेजी में जाना करके आना है। तो इस खौफ को ज़हन से निकाल दें कि एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, एक्सप्रेस हो जाएगा, लिख लोगे, इंग्लिश में भी लिख लोगे, उर्दू में भी लिख लोगे। उर्दू में रखोगे तो कोई इतने खास दूसरे सब्जेक्ट्स में बेनिफिट नहीं है, इंग्लिश में रखोगे तो दूसरे सब्जेक्ट में बेनिफिट्स है। ठीक है, फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने पूरी जिंदगी इस्लामियात उर्दू में ही जो है ना वो जो है ना स्टडी की है। आई वॉज वन ऑफ देम। मैंने अपने वो मैट्रिक में इस्लामियात उर्दू में रखी, मैंने अपने इंटर में इस्लामियात उर्दू में रखी, फिर आगे आगे मैंने अपने जो है ना वो ग्रेजुएशन में 2 सेमेस्टर में, तीसरे और चौथे सेमेस्टर में जो है ना इस्लामियात आई, वो मैंने जो है ना दोबारा अगेन उर्दू में ऑप्ट की। तो सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो वक्त की जरूरियात के मुताबिक ना अपने आप को चेंज जो है ना कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो अब समझे कि वक्त की जरूरत है। पहले अगर आपने उर्दू में स्टडी की है तो पहले रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, अभी आपके लिए जरूरी है कि आप इंग्लिश में उसको स्टडी करें। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन है, मेरा आपको ओपिनियन है, बट अगेन ये कोई रूल नहीं है। स्टिल मैं हर बैच के साथ ये जो है 3-4 बातें जो है ना वो है ना करता हूँ, लेकिन स्टिल कह लें कि जो ना देयर आर स्टूडेंट्स जो उर्दू में रखते हैं जो इन सब बातों से कन्विंस नहीं होते। ठीक है, देयर इज, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा आपको ओपिनियन ये है, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि सारे जो है डर खौफ अपने माइंड से निकाल दें। जो है ना वो जो है ना यूजुअली जो है डर खौफ यही होते हैं ना कि इस्लामियात जो है लिखा नहीं जाएगा, समझ नहीं आएगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ जो है ना हो जाता है, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस आप अगर इस्लामियात में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उसने आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करना है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करना है, ऐसे में भी हेल्प करना है, हर जगह हेल्प करना है। ठीक है, तो ये डर को जहन से निकाल दे। इसके बाद भी इफ समवन थिंक्स कि उसने उर्दू में ही रखनी है, ठीक है, तो इस पे कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, लेकिन बी वेरी क्लियर अबाउट इट इन द जो है ना अगली क्लास में, बी वेरी क्लियर अबाउट। ठीक है जी, अब किसी का इसके बारे में कोई सवाल हो तो यू मे आस्क। जी, किसी का कोई जो है ना क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो पूछ लें। सर जब हम आयात कोटेशंस में ऐड करेंगे तो जरूरी है कि अगर हमने एक अरबिक में ऐड किया तो दूसरी हम उर्दू का तर्जुमा ऐड नहीं कर सकते या डिफरेंट कर सकते हैं हम? मुझे समझ नहीं आई, आपने क्या कहा है कि एक आयत की ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में लिखते हैं तो एक जो ना नहीं उर्दू सर, में लिखना? एक अगर नहीं सर, अगर अरबिक में अगर लिख लेते हैं एक, तो जरूरी है कि सारी कोटेशंस अरबिक में लिखें या हम उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन भी नेक्स्ट किसी की लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आपने अपने एग्जाम में एक आयत जो ना अरबी में लिख दी है और एक आयत आपको उसकी जो ना ट्रांसलेशन आती है लेकिन आपको उसकी अरबी याद नहीं आ रही, तो आप उस आयत को जो ना वो जो ना छोड़ाए नहीं। ये कोई रूल नहीं है कि आप अगर आपने पेपर में एक आयत लिख दी है तो आपके ऊपर अब वाजिब हो गया है कि आपने सारे हवाला जात अरबी में ही देख के आने हैं।
हवाला जात देखिए बेसिकली ये इम्तिहान है क्या, दिस इज कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि अगले पिछलों की निस्बत आपका पेपर स्टैंड आउट करना चाहिए, ठीक है जी, आपके मार्क्स बेहतर वो आने चाहिए, ठीक है। तो कंपटीशन का मतलब होता है कि हाउ यू कम्पीट, हाउ मच कॉम्पिटेंट यू आर, आप अपने एग्जाम को किस तरह दूसरों से बेहतर जो है ना वो बना सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से बेहतर आप अपने एग्जाम को जो है ना वो बना सकते हो। अगर आपके अगले ने सिर्फ आए जो है ना वो उर्दू आयात जो है ना लिखी हुई है, फेल वो भी नहीं होगा, हो सकता है वो भी उसने इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया हो कि वो भी 60 क्रॉस कर जाए। बट इफ यू हैव एडेड अरेबिक रेफरेंसेस, so you have an edge, you have an edge over all of those who have just added the urdu uh, urdu और english translations, एंड मुमकिन है आप 70 क्रॉस कर जाएं, ठीक है जी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक आयत अगर जो है ना वो अरबिक में कोट कर दी है तो बाकी सारी आपको ट्रांसलेशन याद है। देखिए कोशिश ये जो ना रखें कि मैक्सिमम मैक्सिमम अरबिक में जो ना कोट करें। अरबिक में कोट करना इतना मुश्किल नहीं है, जब कोर्स शुरू करेंगे एक तरीकाकार आपको एक पैटर्न जो मैं दे दूंगा, रोज की रोज बेसिस पे आप दो दो तीन तीन छोटी छोटी आयात भी याद करें ना। छोटे होते हुए नमाज भी तो याद जो है ना वो जो है ना करते ही है ना, वो जो है ना जो होती है वो दुआए कनूत वो भी तो याद करते ही है ना, वो भी तो वो दुआए कनूत हम सबको हम अभी ऑल नो कि वो कोई इतनी आसान हमारे लिए उस टाइम पे नहीं होती थी, लेकिन हमने याद की ना, ठीक है। सो इस तरह की छोटी छोटी आयात आपको दूंगा, कोई बहुत जो ना कोई आपको ये नहीं कि पूरी सूरत ही कह दूंगा कि पूरी सूरह अल अनफाल आपने याद करके आनी है, वो तो एक इम्पॉसिबल बात है। छोटी छोटी आयात आपको दूंगा, लाइक कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज ने फना हो जाना है, ठीक है जी। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। तो इसमें भी हम आयात को समझेंगे, कुल्लू के सारी की सारी, नफ्सिन रूह, जायका के जो ना उसने दोनों टेस्ट करना है, तुल मौत मौत का, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ठीक है। आयात को हम समझेंगे, अरबिक आप समझ देंगे तो फिर आपकी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है जी। लाइक एक और एग्जांपल आपको दूं कि सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 30 काफी यूज होगी आगे। व इज काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, वा और इज जब, काला कहा, रब्बुका तेरे रब ने, लिल मलाइकती मलाइका से, व इज काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी मैं, जाइलुन भेजूंगा, फी में फिल अर्ज़ी जमीन में, खलीफा एक खलीफा, कि जब तेरे रब ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन में खलीफा भेजूंगा। अब इसकी जो अंग्रेजी क्या होगी, when Allah said to the angels that I will send a representative into the earth, simple as that। तो ये छोटे छोटे कैच वर्ड्स हम याद करेंगे कि वाह का मतलब और होता है, इसका मतलब जब होता है, काला का मतलब कहा होता है, रब्बू का मतलब रब है, मलाइकती का मतलब मलाइका है, फी का मतलब में होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि अरबिक का आपको एक्सपर्ट करके यहाँ से निकालना है, दिस इज टोटली इम्पॉसिबल थिंग। आयत आएगी, कोशिश करूंगा कि आयत को आपके लिए आसान कर दूं, ठीक है जी। जी और कोई सवाल किसी का? जी उमर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर अरेबिक में आयत वगैरह लिखते हुए तो हमें बाज़ औक़ात ज़ेर ज़बर शद वगैरह का अगर खदशा हो कि हमें वहाँ लगे, हम वहाँ पे गलती का कोई इम्कान हो, तो क्या हम सिंपली तौर पर एक आयत लिख सकते हैं जैसे कि हम लिखते हैं उसके पेश वगैरह ज़ेर ज़बर के अलावा? लिखनी ज़ेर ज़बर तो डालनी नहीं है आपने, वो तो जब आयतें लिखने वो आपको वो एक्सप्लेन करूंगा ना कि जो आयत मेरे सामने होगी तो फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आयत लिखनी कैसे है। ज़ेर ज़बर तो डालनी नहीं है, ज़ेर ज़बर जो डाल रहे हैं तो फिर आप खुद अपने आप को जो ना वो जो खतरे में ऐड कर रहे हैं, वो ज़ेर ज़बर की जो गलती हो ही जाती है। और जो अगला जो एग्जाम चेक करने वाला होता है ना, वो हाफिज कुरान होता है और वो ऐसे आपकी गलती जो है ना वो देख लेगा, ठीक है। और आयतें नॉर्मली हम लिखते भी जो ना वो एक मार्कर से हैं, तो हमने इस तरह नहीं जो ना वो एग्जाम में करके आना कि मार्कर से हम जो ना प्रोमिनेंट करके एक जो ना मिस्टेक जो ना करके आए कि आओ जी एग्जामिनर साहब आप जो ना हमारे